एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसकी शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रखी है, तो आप मेरे चैनल पे देख लेना। ओके, और ये शॉर्ट नोट्स मेरा खुद का बनाए हुए हैं। ओके, तो भाई कुछ करना चाहे मत करना, बट मेरे नोट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करना। ओके, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ख़राब है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? देखो, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकाला ही रिस्पायरेशन है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना और CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, सेल से CO2 को प्रोड्यूस करना, उसे ब्रीथिंग या फिर रिस्पायरेशन बोलते हैं। चलिए अगली हेडिंग हमारी है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कौन कौन से हैं, क्या क्या रिस्पायरेटरी ऑर्गन होती है? तो ये देखो, फ्रॉग जो है लंग और स्किन से रिस्पायरेशन करता है, और क्यूटनेसियस रिस्पायरेशन भी बोलते हैं इसको। और क्यूटनेसियस रिस्पायरेशन जो है अर्थवर्म करता है। बॉडी सरफेस से स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, फ्लैट वर्म्स, जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, पोरीफेरस से एस्केलमेंथीज तक, सारे के सारे बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन करते हैं। बुक गिल्स, जो लीम्यूल्स या फिर किंग क्रैब जैसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं, वो जो है बुक गिल से रिस्पायरेशन करता है। बुक लंग, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये जो है बुक लंग से रिस्पायरेशन करते हैं। गिल्स या फिर इसे ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड और मोलस्क, फिश या फिर फ्रॉग का टैडपोल होता है, ये सारे के सारे गिल से रिस्पायरेशन करते हैं। आगे देखिए, ट्रैकियल ट्यूब, जो कॉकरोच होता है वो ट्रैकियल ट्यूब से, उसके पास ट्रैकियल ट्यूब होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, तो उससे रिस्पायरेशन करता है। लंग जिसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। जैसे ये किन किन में होता है लंग? जितने भी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल जितने भी होते हैं, सब में लंग के द्वारा ही रिस्पायरेशन होता है। और जितने इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे वो ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करते हैं, जैसे इंसेक्ट, सेंटीपर्ड, मिलीपैड, स्पाइडर्स, ETC, ये सारे के सारे जो है, ये बस इतनी सीधी सी बात याद रखो कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करते हैं बस। चलिए अगली हेडिंग है हमारी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम देखो, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होता है। एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, उसके बाद वो ओपन होता है अपर लिप में। इट्स लीड टू द नसल चैम्बर थ्रू द नसल पैसेज, नसल चैम्बर से नसल पैसेज में जाता है, पास होता है। और नसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, और जो कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ओके, फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स जो है ओपन होता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद ये ओपन होता है ट्रैकिया में। लैरिंग जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग सोलिंग ऑफ ग्लोटिस, देखो जब ग्लोटिक की सोलिंग होती है, सोलिंग के टाइम पर, तो वो कवर करता है इलास्टिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम फ्लैप लाइक, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इट प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। इतनी सी बात समझो कि जो ग्लोटिस होता है उसको एपिग्लोटिस कवर करता है, और ये जितने भी खाने फूड वगैरह होते हैं वो लैरिंग से जाने नहीं देता है। बस एपिग्लोटिस का यही काम है। अगला देखो, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। देखो एक ट्रैकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब है, वो कहाँ तक गई है? मिड थोरैसिक कैविटी तक गई है, which divide at the level of 5 thoracic vertebra into the right and the left primary branchiae। और जो कि डिवाइड हुई है 5 thoracic vertebra पे, एक साइड राइट और लेफ्ट प्राइमरी, दो पार्ट में डिवाइड हुई है, प्राइमरी ब्रांकियाई में डिवाइड हुई है। ईच ब्रांकाई अंडरगोज द रिपीटेड डिवीजन to form the secondary tertiary branchiae and the branchiole ending in very thin terminal branchioles. Trachea, primary, secondary, tertiary, and initial branchiole are the supported by the incomplete cartilaginous ring। जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा फिलहाल तो ये रिवीजन के लिए है। अभी तुमको दिखाती हूँ, मैं समझा रही। ईच टर्मिनल ब्रांचियोल give rise a number of very thin irregular
वर्ल्ड स्ट्रक्चर वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एल्वुलाई बोलते हैं भाई। इरेगुलर होता है, वेस्कुलराइज बैग लाइक होता है, उसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। ये देखो डायग्राम जरा एक बार, ये देखो, ये लाइन पढ़ ले फिर उसके बाद समझाते हैं। वी हैव टू लंग, हमारे पास दो लंग है जो कि कवर होता है डबल लेयर ऑफ प्लूरल विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। देखो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें देखिए एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स से हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, वो लैरिंग्स होता है। ट्रैकिया क्या है, फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में और लैरिंग्स रीजन से ट्रैकिया में खुलता है। ये देखो प्लूरल मेम्ब्रेन, एक आउटर होता है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल होता है। और ये रहा हमारी एल्वुलाई, एल्वुलाई जो है थिन इर्रेगुलर वर्ड और वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एल्वुलाई बोलते हैं। ये ब्रंकियाई वगैरह, ये जो है ये हमारा डोम शेप का डायफ्राम है। लंग, लंग हमारे दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट होते हैं लंग का, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है इसमें 3 लोब में डिवाइड है और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। और ये देखो ट्रैकिया जो कि यहाँ से डिवाइड हुई है ब्रोंकियस में, ये 5 थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हुई है। आगे देखो, कहाँ गए भाई, हाँ ये जो समझाना था मैं, ये देखिए जरा, देखो एयर कैसे कैसे पास होता है, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल चैम्बर में आता है, फिर नेसल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल में आता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स जिसको कार्टिलेजिनस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स बाद वो ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से फिर वो लेफ्ट ब्रोंकियाई और राइट ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ से कैसे जाता है, पहले प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियाई, फिर टर्सरी ब्रोंकियाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियाई में जाता है। उसके बाद फिर ये ब्रेंक्यूल में जाता है, ब्रेंक्यूल से फिर प्राइमरी ब्रेंक्यूल, सेकेंडरी ब्रेंक्यूल, टर्सरी ब्रेंक्यूल, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रेंक्यूल, उसके बाद ये इंटर करता है एल्वुलाई में, हमारे लंग के एल्वुलाई में। ओके, आगे देखो क्या है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइन से, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस से कनेक्ट होता है। आउटर वाला जो है ये क्लोज होता है थोरेसिक लाइनिंग के प्लूरल मेम्ब्रेन पे, और जो इनर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो लंग के सरफेस से अटैच होता है, कंटेक्ट होता है। ओके, एंड कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू द एल्वुलाई, कंडक्टिव पार्ट जो है एटमॉस्फेयर से एयर को एल्वुलाई तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में। लंग आर द सिचुएटेड इन द thoracic chamber which lie anatomically an air tight chamber, and thoracic chamber is formed dorsally by the ventral column and ventrally by the sternum, laterally by the rib, on the lower side by the dome shaped diaphragm। जो thoracic chamber होता है वो फॉर्म होता है, ये देखो इसको ऐसे देखो, जो thoracic chamber होता है वो फॉर्म होता है कैसे, डॉर्सली बाई वेंट्रल कॉलम से और वेंट्रली बाई स्टर्नम कॉलम से, लेटरली बाई रिब्स, लेटरली जो है रिब्स से होता है, लोअर साइड जो है वो लंग जो हमारा डॉम शेप का डायफ्राम हो जाता है। आगे देखो, एन एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, लंग इज द thorax such that any changes in volume of the thoracic cavity will be reflected in lung pulmonary cavity, such as arrangement essential for the breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। ये कह रहे हैं कि हम जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, अल्टर करना मतलब चेंज करना।
रिस्पायरेशन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। देखो रिस्पायरेशन कैसे कर सकता है, ये सारे स्टेप 6 स्टेप्स है, 5 स्टेप दिए गए हैं, 5 है। पहला क्या है, ब्रीथिंग और द pulmonary ventilation by the which atmosphere air draw in and CO2 rich alveoli air released out। इसमें कुछ ना, इस लाइन में से इतनी सी बात कही गई कि ब्रीथिंग जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को एल्वेलाई से बाहर निकाल देते हैं, बस यही है। और सेकंड है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 और CO2 अक्रॉस द एल्वेोलर मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं गैस का डिफ्यूजन तो है, मतलब जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका गैस का डिफ्यूजन एल्वेोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट गैसेज बाय द ब्लड। ये कह रहे हैं कि जो गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के द्वारा करते हैं, उस ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में मारा जाता है। और चौथा है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 का डिफ्यूजन जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज CO2 सेलुलर रिस्पायरेशन। आप पढ़ेंगे 12 चैप्टर में। ये कह रहे हैं O2 का जो है यूटिलाइजेशन कैटाबोलिक रिएक्शन में होता है, जिसके रिजल्ट पर हमें CO2 मिलता है। अगली हेडिंग हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ। ये देखिए भैया, ये बहुत ही कम लोगों को आती है समझ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है लाइन टू लाइन, उसमें मैंने 3D वीडियो से भी समझाया, तो आप वहाँ जाकर देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए रख रही हूँ एज अ लेस्ट टाइम, ठीक है। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर ड्रा इन इंस्पायरेशन एल्वेलाई एयर रिलीज्ड आउट। कुछ ना, इंस्पायरेशन में ये होता है एटमॉस्फेयर का एयर जो होती है वो अंदर आती है, और जो हमारे एल्वेलाई में एयर होती है वो CO2 होता है वो बाहर रिलीज होती है, उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। बस यही है। इंस्पायर कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहे हैं इंस्पायरेशन तब होगा, इंस्पायरेशन के बारे में ये तब होता है जब जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसे हम निगेटिव प्रेशर कहते हैं। लंग विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिस्पेक्ट में इसको हम निगेटिव प्रेशर करते हैं। ये इंस्पायरेशन के लिए बात की गई है। अब एक्सपायरेशन को देखो, टेक प्लेस विद इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई देन द एटमॉस्फेरिक। इसमें सेम उसके अपोजिट है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। Diaphragm and specialized cell muscle external and the internal intercostal between the rib help in the generation of such a gradient। आगे देखिए क्या है, ये डायग्राम दिया गया है। डायग्राम एक बार देखो ज़रा। ये इंस्पायरेशन का है, एटमॉस्फेरिक से एयर जो है हमारे लंग में अंदर इंटर करती है, और इसमें यहाँ पर देखो वॉल्यूम जो है थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है इंस्पायरेशन में। रिब और स्टर्नम राइज हो जाती है, मतलब उठ जाती है सांस लेने पर। ये रिब केज है और हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है। और एक्सपायरेशन के केस में ऑक्सीजन जो है CO2 जो है अंदर से बाहर निकलती है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है और प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। इसके इंस्पायरेशन के सेम अपोजिट डायफ्राम रिलैक्स एंड द अर्चिड अपवर्ड। डायफ्राम हमारा रिलैक्स होकर अपवर्ड जाता है, और रिब्स और स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स स्टर्नम जो है सारी सारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। चलिए आगे देखिए ऊपर क्या लिखा है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन of a diaphragm which increase the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis. Contraction of a external intercostal muscle lift up to the rib and the sternum causing the increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। देखा, चलो आगे देखो। वेट भाई, चलिए देखिए भाई। Overall increase in a thoracic volume causing a similar increase in pulmonary volume and increase in pulmonary volume decrease। वही है, देख रहे हो। इंक्रीज होता है तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो जो
वॉल्यूम होता है पल्मोनरी वॉल्यूम, वो देखो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा, and pressure pulmonary volume decrease, intrapulmonary pressure less, and atmospheric pressure which is force the air from the outside move into the lung. इंस्पायरेशन के केस में, एक्सपायरेशन के केस में रिलैक्सन ऑफ डायफ्राम रिलैक्स करता है, इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड द स्टर्नम देयर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ thoracic वॉल्यूम एंड देयर बाय द pulmonary वॉल्यूम, दिस लीड to increase the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure. Atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs. Expiration के केस में ये सारी चीज़ होते हैं। And he ability to increase in strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen. ये कह रहे हैं कि हमारे पास एबिलिटी है एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन के एडिशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। ऑन एन एवरेज जो हेल्थी मैन होता है वो कम से कम 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। ये वॉल्यूम, अगला हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन को जानने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं मशीन का। ओके चलो आगे भाई, ये डिफरेंस देख लो ज़रा, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का डिफरेंस। इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस होता है, इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लंग से। ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन के टाइम पर डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, फ्लैटेंड हो जाता है, एंड केजिंग इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम इंट्रा पोस्टीरियर एक्सिस में, इंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस में। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल फाउंड बिटवीन द रिब्स के बीच में, लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम केजिंग एंड द इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। These changes reduce the pressure inside thoracic casing, expansion of the lung. This pulmonary volume increase करता है, resulting in decrease of intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure. So air move into the lung. Expiration passive process है, expelling of air from the lungs. During expiration के टाइम पर intercostal muscle and diaphragm relax होता है, causing decrease in the thoracic volume and thereby the pulmonary volume, so air move out. देखो ये कह रहे हैं एक्सपायरेशन के केस में जो इंटरकॉस्टल मसल होता है और डायफ्राम रिलैक्स करता है, क्योंकि जब वॉल्यूम थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है तब, और फिर इसी की वजह से एयर जो है बाहर निकल पाती है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन डोमिनल मसल एंड इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करती है, और डायफ्राम प्ले करता है 75% पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ब्रीथिंग में। चलिए अगली हेडिंग है हमारी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। ये देखिए रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसके ये क्वेश्चन वगैरह में बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन ये सारे। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। जब नॉर्मल रिस्पायरेशन के टाइम पर जो वॉल्यूम होता है, एयर का वॉल्यूम होता है, वो इंस्पायर और एक्सपायर करते हो नॉर्मल रिस्पायरेशन के केस में, तब ये टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml होता है। एक हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ पर एयर पर मिनट। 6000 से एक हेल्दी मैन जो है इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है 6000 से 8000 ml पर मिनट में। अगला है इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुली इंस्पायरेशन, इसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितना होता है? 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी
रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है? ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दिस एवरेज 1000 to 1100 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो जो होता है 1000 से 1100 ml तक होता है। आगे देखो, ये तो भाई क्लियर दिख ही ना रहा। वेट को तो फिर क्या किया जाए? चलिए ऐसे पढ़ लेते, थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है उसके लिए सॉरी। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल मतलब वही होता है बचा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द थोरेसिक कैविटी जो, एक सेकंड यार समझ नहीं आ रहा, चलो तुमको अच्छे से पहले दिखा दूँ मैं। चलिए अब देखिए, अब क्लियर दिख रहा तुम लोग को? अब देखो ज़रा, रेजिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जब एयर में लंग बच जाती है उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये होता है हमारा 1100 से 1200 ml तक होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम जो एक पर्सन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायरेशन से वॉल्यूम जो होता है टोटल, उसको ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? टीवी और आईआरबी, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 हो गया और आईआरबी हमारा 3000 होता है। तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी 3500 ml आएगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। बिल्कुल उल्टा है भाई। इसमें अगर तुमको इसका इंट्रोडक्शन पूछ लेना क्या होता है तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से देखो। इसका माइन्यूट डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ध्यान दोगे तब तुम्हें अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। टोटल वॉल्यूम एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो पर्सन कोई एक्सपायरेशन करता है, टोटल वॉल्यूम जो होता है उसी को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो टाइडल हमारा 500 हो गया और ईआरबी हमारा 1100, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी 1600 ml आती है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में लंग में जितना बचा होता है एयर, उसी को फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ईआरबी हमारा 1100 होता है और आरबी हमारा 1200। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी 2300 ml होती है। अगला है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये कह रहे हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एक मैक्सिमम वॉल्यूम कितना पर्सन ब्रीथ कर सकता है, उसी को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एंड दिस इज इंक्लूड ईआरबी, टीवी एंड आईआरबी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो ये देखो, ये जो है सॉरी टाइटल वॉल्यूम हमारा 500 और आईआरबी हमारा 3000 और ईआरबी हमारा 1100। तो वाइटल कैपेसिटी पूरा आता है हमारा 4600 ml। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lung at the end of forced inspiration. This included टोटल में सारा आरबी, ईआरबी, टीबी, आईआरबी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको मिलाकर हमारा जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है 5800 ml होती है। आगे देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई जो है प्राइमरी साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड और टिश्यू। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion, mainly based on the
प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पर। सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, और बेस्ड होता है प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पर। आगे देखो ये क्या है, solubility of the gas as well as thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factor that can affect rate of diffusion। solubility गैस की और थिकनेस उसकी मेम्ब्रेन की, दोनों ही डिफ्यूज़न के सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न को इफ़ेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for the oxygen and PCO2 for the carbon dioxide। चलिए देखिए, रेस्पिरेटरी गैस या एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वलाई, इन सब में गैसेस एक्सचेंज। O2 जो है एटमॉस्फेयर में 1559 होता है और एल्वलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। ये बहुत पूछे जाते हैं। और टिश्यू में ऑक्सीजन जो है 40 होता है। और CO2 एटमॉस्फेयर में 0.3, एल्वलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यू में 45 होता है CO2। अगर देखो, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to the alveoli। जो CO2 होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट होता है। देखो, टिश्यू से ब्लड में, फिर ब्लड से एल्वलाई में। ये डायग्राम दिया है कि हाँ गैसेस एक्सचेंज वगैरह क्या कैसी होती हैं। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 से 25 टाइम हायर देन द ऑक्सीजन। ये कहते हैं कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है 20 से 25% ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट difference is partial pressure is much higher compared to that of O2। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर से बना होता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई एंड द एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज से एंड बेसमेंट सबस्टेंस composed of a thin basement membrane supporting squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cell capillaries in between them। आगे देखिए, इट टोटल थिकनेस इज मच लेस देन द मिलीमीटर। इसका पूरा टोटल थिकनेस कितना होता है, मच लेस देन मिलीमीटर। अगली हेडिंग क्या है हमारी, ये देख लो जरा। ये हमारी एल्वुलर कैविटी है, इसमें एयर आती है, और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एपिथेलियम ऑफ अ ब्लड कैपिलरी, एपिथेलियम की ब्लड कैपिलरी है, और ये RBC वगैरह रेड ब्लड सेल, ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है। लेबलिंग वगैरह भी याद रखना, क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं भाई। और ये हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, वन कार्ड थिक। आगे देखो जरा, आगे क्या है, all the factor in our body are the favorable for the diffusion of O2 for alveoli to tissue and that CO2 from tissue to alveoli। अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड दो है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट जो ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड ही मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन और CO2 का। अब देखो, CO2 जो है 70% कार्बोनेट के फॉर्म में डिजॉल्व होता है HCO3 के फॉर्म में, और 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में CO2। 20 से 25% जो है CO2 डिजॉल्व होता है RBC में। और ऑक्सीजन ये 97
परसेंट जो है आरबीसी में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, और 3% जो बचा होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। आगे देखो, अगला हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट होता है आरबीसी में। ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से इन रिवर्सिबल मैनर में, और वो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। सारे हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल O2 के कैरी करता है। ये देखो जरा, देखो जो हीमोग्लोबिन और 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब ये बाइंड करते हैं तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन और CO2 बाइंड करता है तो इसे हम कार्बिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब हीमोग्लोबिन और CO2 बाइंड करता है तब इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये न्यूमेटिक PCAT ये पॉन्स रीजन में, IC ये मेडुला में। अभी आगे पढ़ने को दिखेगा, आगे बताएंगे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज द प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. A sigmoid curve obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कर्व। इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व को। इज हाईली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 एस प्लस कंसनट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। एल्वेलाई में ही देखो, ये जो इतना लिखा है यहाँ पे, ये एक्चुअली ये लिखा है, ये देखो कुछ ना बस इतना ही लिखा है यहाँ पे। कहाँ करें भाई आप, कहाँ? ये देखो, एल्वेलाई के केस में इसमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका सब कम होता है। एल्वेलाई में बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, और एल्वेलाई में अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता ही है एल्वेलाई में भाई, तो ये ग्राफ जो है शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ओके, और टिश्यू में और PO2 जो है कम होता है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो ये राइट साइड शिफ्ट होता है। एक बार पढ़ भी दे रही आपको तसल्ली के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो ज़रा। एल्वेलाई where there is high PO2 and low CO2 and lesser H plus concentration and lower the temperature, the factor are the all favorable for the formation of oxyhemoglobin. और टिश्यू के केस में लो होता है PO2 एंड हाई PCO2 एंड हाई होता है H प्लस कंसनट्रेशन, हाई होता है टेम्परेचर। एग्जिस्ट द कंडीशन आर द फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखा, ये लिखा है ना, छोटी सी चीज़ है बस, ये लिखा है यहाँ पे। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये कह रहे हैं कि एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 5 ml जो है ऑक्सीजन हम टिश्यू को डिलीवर करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये देखो NCERT का ग्राफ, सिग्मॉइड कर्व है ये, देख रहे। आगे चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये देखो। CO2 is carried by the hemoglobin is कार्बिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25% होता है। ये देखो ज़रा, अभी पढ़ाया जाता है CO2 जो है अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तब इसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये 20 से 25% तक होता है। जब व्हेन द CO2 प्रेशर ऑफ CO2 हाई और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं जब प्रेशर CO2 ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है टिश्यू में, तो ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। ये देखो, एंड व्हेन द CO2 इज लो एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई इन द एल्वेलाई डिसोसिएशन CO2 फॉर्म करता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। CO2 विद which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli।
RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonoanhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too. आरबीसी में जो है बहुत ही हाई कंसनट्रेशन की एंजाइम कार्बन एनहाइड्राइज माइन्यूट क्वांटिटी भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा वगैरह की। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा क्लियर? नहीं दिख रहा? ओके रुको क्लियर दिखाते हैं। ये देखो अभी क्लियर दिख रहा है। ये देखो CO2 और वाटर से बाइंड करता है कार्बोनो एनहाइड्रेस से, तो ये फॉर्म करता है H2CO3 और फिर इसका रिएक्शन करते हैं कार्बन एनहाइड्रेस से, तो ये फॉर्म करता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस कंसनट्रेशन। देखो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है ड्यू टू द कैटाबोलिक रिएक्शन की वजह से। CO2 जो डिफ्यूजन इनटू द ब्लड RBC प्लाज्मा एंड फॉर्म करता है HCO3 एंड H प्लस कंसनट्रेशन। और एल्वुलाई में जो है साइट जहाँ पर CO2 कम होता है, टिश्यू में क्या था ज़्यादा था हाई था, यहाँ पे PCO2 जो है लो है एंड रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। thus the CO2 trapped as bicarbonate as at the tissue level and transport to the alveoli is released out CO2 every 100 ml। ये देखो क्या every 100 ml of the deoxygenated blood डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml of CO2 टू द alveoli। देखो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 4 ml जो है CO2 डिलीवर किया जाता है एल्वुलाई में। ये थोड़ा सा देखिए जना इसको, ये देखो ज़रा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml होता है और 1000 ml ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंटेन करता है 20 ml ऑक्सीजन और 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को और 100 ml ब्लड डिलीवर करता है 5 ml टिश्यू को। और यहाँ पे एक सेकंड भाई, ये 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 4 ml डिलीवर करता है एल्वुलाई को। ओके चलो अगली हेडिंग है, ओ सॉरी भाई, ये रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिदम्स to suit the demand of the body tissue. This is done by the neural system। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ह्यूमन बीइंग में ये सारी की सारी न्यूरल सिस्टम की वजह से होती हैं। इन द मेडुलर रीजन में ब्रेन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए जो हमारे। Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। आगे तो देखो आगे क्या है हमारा, हाँ ये देख लो, ये समझने के लिए तुम्हारे जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है इन वो कहाँ होता है, ये देखो इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीथिंग। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। आगे ये तो अभी क्वेश्चन देखा ही था, ये देखो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन एंड देयर बाय द अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। Increase in these substance can activate this center receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize change in the CO2 plus H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center for the remedial action। सॉरी थोड़ा सा तबीयत की जैसी प्रॉब्लम होने की वजह से। आगे देखते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये देखो ये समझ में आएगा तुम्हें जो अभी तक पढ़ाया। ये देखो
जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर और अपनेमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो पोन्स रीजन में होता है, और इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर जो है मेडुलर रीजन में होता है। मेडुलर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है, ठीक है। ये पीसी से एसी से फिर ईसी से फिर आईसी, ऐसे ही सेंटर सारे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। आगे देखो, ये हमारा लास्ट है, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर। अस्थमा क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, केस वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रंकियाई एंड ब्रंक्यूल। और एम्फाइसीमा क्या होता है? कोरियोनिक डिसऑर्डर है, इन हुच एल्वियोलर वाल डैमेज, एल्वियोलर वाल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू द हुच रिस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। On one of the major case of this is cigarette smoking. And occupational respiratory disorder is in certain industries. ये देखो, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर वो होता है जो इंडस्ट्रीज वगैरह में ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, उसके इन्फेक्शन की वजह से उनके एल्वियोलर वाल वगैरह वो डैमेज हो जाती हैं। बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। Long exposure can give rise to inflammation leading to the fibrosis, proliferation of the fibrous tissue, and this is causing serious lung damage. Worker in such industry should wear protective masks. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नो हाउ के नाम से। यहाँ पे आपको सबको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लास नोट्स, ओके। और यहाँ पे मैं बहुत कुछ करा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ करा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये चीज़ें, देखिएगा ज़रूर, ओके। थैंक यू।